तो चलो बच्चों शुरू करते हैं आज का लेक्चर बिना कोई भसड़ मचाए। तो आज के लेक्चर का टॉपिक है गर्मा गर्म न्यूक्लियस। मतलब गर्मा गर्म नहीं है लेकिन अच्छा टॉपिक है। तो इस टॉपिक पे हम आज बहुत ही इंटरेस्टिंग वे से डील करने वाले हैं। इसकी हाइट वेट, इसका इंपॉर्टेंस और बहुत सारी चीज़ें हैं जो न्यूक्लियस के बारे में हम नहीं जानते, उन सब चीज़ों को हम आज डील करने वाले हैं और ये बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग होने वाला है। तो चलो बिना कोई टाइम वेस्ट किए स्टार्ट करते हैं आज का क्लास। न्यूक्लियस जो है वो सबसे पहले हम देख लेते हैं कि न्यूक्लियस का सबसे पहले अगर हम देखें तो वो आ जाता है कि उसका लिटरल मीनिंग और उसकी ओरिजिन जो है वो कहाँ से हुई है। ठीक है, तो वही देखते हैं हम। न्यूक्लियस जो है उसका जो ओरिजिन है वो एक लैटिन वर्ड से हुआ है। लैटिन वर्ड से हुआ है, उसका लैटिन वर्ड है नक्स। तो नक्स जो है उससे हुआ है इसका ओरिजिन, और नक्स का मतलब होता है नट्स। नट्स इसलिए क्योंकि अगर देखोगे बादाम का जो शेल होता है या फिर अखरोट होता है जो भी है, तो बादाम का जो स्पेशली बादाम का जो शेल होता है जो हार्ड सा होता है जिसके अंदर बादाम मतलब बीज होता है, तो उसका जो शेल है उसमें ऐसे ऐसे छोटे छोटे गड्ढे दिखाई देते हैं। मतलब ये ऐसा कुछ होता है, फिर उसमें जो है छोटे छोटे गड्ढे दिखाई देते हैं। तो अगर न्यूक्लियस को सरफेस से देखो तो कुछ ऐसा ही रिवील होता है। कुछ ऐसा ही रिवील होता है न्यूक्लियस अगर सरफेस से देखने पे, इसीलिए उसको जो है नट से न्यूक्लियस दिया गया है। और उसको अगर इसके भाई के साथ मतलब ग्रीक के साथ देखे तो ग्रीक में जो होता है न्यूक्लियस उसको कैरियन बोलते हैं। कैरियन। So many times you have heard that karyotes or eukaryotes or prokaryotes, so it is based on it. Karyon means the nucleus. Okay, so आगे बढ़ते हैं। इसका लिटरल मीनिंग तो हो गया, अब देखते हैं इसको किस महापुरुष ने डिस्कवर किया था। इसको जो है सबसे पहले रॉबर्ट ब्राउन नामक, चले जाओ तुम 200 साल पहले बाबा आदम के ज़माने में, तब जो है रॉबर्ट ब्राउन नामक एक आदमी ने इसको न्यूक्लियस को सबसे पहले ऑब्जर्व किया था, वो भी प्लांट सेल्स के अंदर। मतलब रॉबर्ट ब्राउन ने प्लांट सेल्स के अंदर जो है वो न्यूक्लियस देखा, और इसको जो है वो उसने देखा लगभग 1833 में। ईयर था उस समय 1833, और रॉबर्ट ब्राउन ने इसको ऑब्जर्व किया। फिर उसके बाद एमजे स्क्लेडन तो एमजे स्क्लेडन ने जो है इसको डिस्क्राइब किया था। ठीक है, सबसे पहले रॉबर्ट ब्राउन ने देखा और एमजे स्क्लेडन ने इसको डिस्क्राइब किया था। लेकिन रॉबर्ट ब्राउन जो है उसके साथ कुछ अलग ही टाइप की यादें जुड़ी हुई हैं। मतलब बताऊं तो ऐसा है, कुछ ब्राउनियन मोशन सुने हो? नहीं सुने हो? कोई बात नहीं, बता देते हैं उसमें क्या है। रॉबर्ट ब्राउन ने सबसे पहले मतलब सबसे पहले नहीं बोल सकते, लेकिन उसने एक साइंस का फिनोमेना देखा था। कौन सा? वाटर में, ये वाटर बॉडी है, ठीक है, उसमें जो है पॉलन ग्रेन जो फ्लावर्स में होता है, फ्लावर्स के मेल पार्ट में होता है, ये फ्लावर्स के मेल पार्ट में होता है जो ग्रेन होता है, जो फीमेल पार्ट में जाके फिर फर्टिलाइज करता है फीमेल ओवरी को, तो वही पॉलन ग्रेन है यहाँ पे। तो पॉलन ग्रेन जो है उसको जब ऐसा कुछ होता है, सॉरी, ये ऐसा हार्ट सेल इसके बाहर लगे रहते हैं, ठीक है। तो पॉलन ग्रेन जो है वो जब वाटर में गया तो इसने माइक्रोस्कोप के अंदर उसको ऑब्जर्व किया कि ये जो है इधर उधर भाग रहा है, मतलब रैंडमली कहीं भी भाग रहा है। तो इसका जो ऑब्जर्वेशन था सबसे पहले वो ये कह रहा था कि ये जो पॉलन ग्रेन है उसमें लाइफ है, मतलब इसमें कुछ लाइफ है तभी ये मूवमेंट कर पा रहा है। तब जाके वहीं इसको समझ में आ रहा था। तब इससे आइंस्टाइन भी कहीं ना कहीं इससे जुड़ा हुआ है, क्योंकि उसने जो है ब्राउनियन मोशन पे अपनी पीएचडी थीसिस की है। ठीक है, उसने जो है ब्राउनियन मोशन पे ये बताया कि ये जो है ये इसमें लाइफ नहीं है, ये जो है ये वाटर के पार्टिकल्स की वजह से ऐसा मूव कर रहा है। कैसे, वो भी देख लेते हैं। उसने एक्सप्लेनेशन में ये दिखा कि ये मान के चलो एक पॉलन ग्रेन है,
और ये जो है वाटर मीडियम है, यहाँ पे पार्टिकल्स हैं, ये पार्टिकल्स हैं, वाटर पार्टिकल्स हैं। उसने ऐसा एक्सप्लेनेशन दिया कि ये जो पार्टिकल्स हैं वो मान के चलो, अगर यहाँ से 10 पार्टिकल्स फोर्स लगा रहे हैं किधर, इधर, यहीं से यहाँ से भी 10 पार्टिकल्स मान के फोर्स लगा रहे हैं किधर, इस पॉलन ग्रेन पे, ठीक है। यहाँ से भी 10 पार्टिकल्स कैसे भी करके फोर्स लगा रहे हैं, यहाँ से भी लगा रहे हैं, तो क्या होगा कि पॉलन ग्रेन मूव करेगा। अगर फिजिक्स पढ़े होगे तो उसका लॉ पता होगा कि, नहीं पढ़े ही होगे, ठीक है, तो उसका लॉ पता होगा कि अगर हम इक्वल प्रेशर अप्लाई करें सभी डायरेक्शन से, तो वो जो होता है प्रेशर जो होता है जीरो हो जाता है, ठीक है। नेट प्रेशर जो होता है वो जीरो हो जाता है। अगर इक्वल प्रेशर हम दोनों डायरेक्शन से अप्लाई करें तो नेट प्रेशर जो है वो जीरो हो जाएगा। सो हियर व्हाट हैपेंस कि उसने ये ऐसा ही एक्सप्लेनेशन दिया कि अगर पार्टिकल्स नहीं है वाटर के, तो फिर ये जो है वो स्टेबल रहता। लेकिन ये पार्टिकल्स हैं वाटर के जो पार्टिकल्स हैं वो रैंडमली मूव कर रहे हैं। रैंडमली मूव मतलब ये पोर्शन, ये अपना पॉलन ग्रेन है, तो इस पे जो है यहाँ से कई 3 पार्टिकल फोर्स लगा रहे हैं, यहाँ पे 4 पार्टिकल्स या फिर 2 पार्टिकल्स फोर्स लगाए, तो एक साइड का पार्टिकल जो है वो ज़्यादा हो रहा है, तब जाके ये जो है मूव कर रहा है, इधर उधर भाग रहा है। मतलब वाटर के पार्टिकल के प्रेशर से ये जो है ये पॉलन ग्रेन मूव कर रहा है एक्चुअली। सो आइंस्टाइन ने किसी ईयर में ये जो है 5 वो लिखी थी, साइंटिफिक पेपर्स लिखे थे, तो उनमें से 5 में से एक टॉपिक ये था। सो ये जो है ब्राउनियन मोशन के ऊपर लिखा था, और यही जो ब्राउनियन मोशन है उसके ऊपर उसने पीएचडी किया था, और इसने एक्सप्लेन किया था कि ये जो है वाटर पार्टिकल्स की वजह से ये जो ब्राउनियन मोशन है वो ये जो पॉलन ग्रेन है वो मूव करता है, ठीक है। तो यहाँ पे ज़्यादा दूर ना जाते हुए वापस टॉपिक पे आते हैं। तो यहाँ पे हो गया रॉबर्ट ब्राउन का किस्सा ख़त्म, एमजे स्पेडन का ज़्यादा देखेंगे नहीं। अब नेक्स्ट टॉपिक ये आता है कि अब मैंने पिछले वीडियो में बताया था कि सेल जो होता है एक सेल जो होता है उसमें न्यूक्लियस होना ज़रूरी है। अगर न्यूक्लियस नहीं है तो एक सेल नहीं है, ठीक है। तो यहीं पे सेम थिंग्स यहाँ पे भी अप्लाई होती है कि वो ये जो न्यूक्लियस है वो किसी सेल में है, मतलब कोई भी अगर बॉडी है, अपने बॉडी के अंदर कोई भी लाइफ परफॉर्म कर रहा है, कोई भी मेटाबॉलिक एक्टिविटी परफॉर्म कर रहा है, तो उसमें न्यूक्लियस होगा तभी वो सेल कहलाएगा। और यहाँ पे हम कुछ चीज़ें देख लेते हैं जिसमें सेल नहीं होता, जैसे कि हो गया अपना RBC, ठीक है। तो ये RBC जो है वो बेसिकली अगर हम देखें तो ये न्यूक्लियस कंटेन नहीं करता, इसका स्ट्रक्चर कुछ ऐसा होता है डोनट टाइप का, ठीक है। बाकी सेल्स का यूं होता है क्योंकि उनके बीच में न्यूक्लियस होता है, लेकिन इसका जो स्ट्रक्चर है वो इतना वर्कहॉलिक होता है बेचारा, इतना काम करता है, इतना गैसियस एक्सपोर्ट में बिजी रहता है कि ये जो है अपना न्यूक्लियस लूज कर देता है। और इसमें जो है यहाँ पे C बोलोगे, अगर आपके उसके लिए बता दूं कि तब भी वो सोच रहे होंगे कि सेल में, आपने बताया कि सेल में जो है वो न्यूक्लियस होना ज़रूरी है वरना वो सेल नहीं होगा। और यहाँ पे तो RBC में, RBC को दूसरा नाम भी होता है एरिथ्रोसाइट्स, एरिथ्रो मतलब रेड, ठीक, और साइट मतलब सेल, साइट का स्पेलिंग ठीक है, हाँ। तो यहाँ पे जो है ये RBC जो है वो, हाँ मैं यहाँ पे था कि सेल जो है वो यहाँ पे नहीं होगा, क्यों? क्योंकि इसमें न्यूक्लियस नहीं है। तो C किस लिए लगा है यहाँ पे? RBC अगर शॉर्ट फॉर्म में देखते हैं तो ये C जो है वो सेल के लिए नहीं लगा है। फॉर ए काइंड इंफॉर्मेशन, C जो है वो C के लिए लगा है, C जो है वो लगा है अपने कॉर्प्यूस्कल्स के लिए। इट डज मीन कॉर्प्यूस्कल, मतलब कॉर्प्यूस्कल मतलब स्मॉल बॉडी, लिटरली अगर इसका मीनिंग देखें तो ये कोई लैटिन ग्रीक दोनों में से कोई एक वर्ड है, दोनों भाई ही हैं लगभग। तो स्मॉल बॉडी, हियर इट इज।
तो यहाँ पे जो है सी सेल के लिए नहीं लगा है, कॉर्प्यूस्कल के लिए लगा है। ऐसे बॉडीज़ को हम सेल नहीं बोलते जिसमें न्यूक्लियस नहीं है, उसको हम बोलते हैं कॉर्प्यूस्कल्स। वैसे ही वाइट ब्लड में भी होता है, वाइट ब्लड सेल्स नहीं होते, वो वाइट ब्लड कॉर्प्यूस्कल्स होते हैं फंक्शनली एक्चुअली। ठीक है, तो यहाँ पे हम चले जाते हैं नेक्स्ट टॉपिक की ओर, आगे बढ़ते हैं। न्यूक्लियस का और भी देखते हैं क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है। तो जो अब न्यूक्लियस है वो अपने आगे की ओर चल चुका है। न्यूक्लियस जो है वो बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंस प्ले करता है। ये जो है वो एक सेल का ब्रेन कहलाता है, एक सेल का कंट्रोल सेंटर कहलाता है और बहुत सारी इम्पोर्टेंस प्ले करता है। तो यहाँ पे देखते हैं न्यूक्लियस का आगे बढ़ते हुए कि न्यूक्लियस जो है वो बहुत सारे क्वांटिटी में हो सकता है किसी सेल में। मतलब 1 भी हो सकता है, 2 भी हो सकता है, 3 भी हो सकता है, 100 भी हो सकता है, बहुत सारे हो सकते हैं न्यूक्लियस अकॉर्डिंग टू देयर रिक्वायरमेंट। तो न्यूक्लियस की जो क्वांटिटी है वो अगर बहुत ज़्यादा हो जाती है किसी सेल में तो हम उसको स्पेसिफिक टर्म देते हैं उस सेल को। जैसे कि अपना प्लांट्स में इस सेल को देते हैं लगभग अराउंड 100 के आसपास अगर हो जाता है उसका न्यूक्लियस, 100 न्यूक्लियस, ठीक। तो 100 न्यूक्लियाई, एक्चुअली न्यूक्लियाई जो है उसका प्लूरल फॉर्म है और न्यूक्लियस जो है वो सिंगुलर है। तो प्लांट सेल में 100 न्यूक्लियाई के आसपास हो जाते हैं तो उसको हम बोलते हैं सिनोसाइट, ठीक है, COE, सिनोसाइट, इसको सिनोसाइट पढ़ेंगे। और अगर वहीं एनिमल सेल्स में देखें तो एनिमल सेल्स में उसको बोलते हैं सिंसिशियल सेल्स, ठीक है, इट इज सिंसिशियल सेल। ओके, तो यहाँ पे देखे होंगे कि फंगस में, एक्चुअली फंगस में ये होता है सिनोसाइटिक हाइफा। मतलब फंगस का स्ट्रक्चर जो है कुछ ऐसा होता है। फंगस जो है वो इसका टिपिकल स्ट्रक्चर देख लेते हैं। ये कुछ ऐसा होगा, यहाँ से ऐसे आएगा और यहाँ पे रूट टाइप का कुछ स्ट्रक्चर होता है। तो इसको बोलते हैं हाइफा। और बहुत ज़्यादा अगर कंडेंस स्ट्रक्चर हो जाता है, ऐसे ऐसे एकदम बहुत ज़्यादा स्ट्रक्चर हो जाता है तो उसको बोलते हैं माइसेलियम, ठीक है। तो यहाँ पे जो है ये जो अपना कनेक्शन है हाइफा का, ये हाइफा जो है कनेक्शन हो गया। एक्चुअली यहाँ पे बता देते हैं, ये जो है ऐसा बहुत सारे ये यहाँ से ऐसे तो ये जो कनेक्शन होता है उसमें कुछ ऐसे होते हैं सिनोसाइटिक हाइफा, सिनोसाइट होते हैं, मतलब बहुत सारे ये न्यूक्लियस इसमें होते हैं, बहुत सारे न्यूक्लियस विदाउट एनी सेप्टा मतलब बाउंड्री के, कोई सेपरेशन के, बिना सेपरेशन के न्यूक्लियस होते हैं, ठीक है। तो इसको बोलते हैं सिनोसाइटिक हाइफा, चलिए ठीक है। तो आगे बढ़ते हैं। ये हो गई थोड़ी सी ज्ञान की बातें, अब सचमुच के ज्ञान पे आते हैं। तो न्यूक्लियस जो है वो बहुत ही बड़ा स्ट्रक्चर होता है। एक्चुअली सेल में जो है ये 10% स्पेस ऑक्यूपाई करता है सेल का, ठीक है। और मज़े की बात ये है कि कोरिलेशन यहाँ पे आपको देखने को मिल जाएगा। कोरिलेशन मतलब कि एक जो है वो दूसरे के ऊपर डिपेंड रहेगा, इंटरडिपेंडेंस, ठीक है। कोरिलेशन मतलब इन दोनों के बीच में कोई रिलेशन रहेगा। मतलब ये खुश है तो ये दुखी है, ये दुखी है तो ये खुश है, नहीं ये खुश है तो ये खुश है, ये खुश है तो ये खुश है, ऐसा ही कुछ, मतलब दोनों के साथ में कुछ होगा, ठीक है। तो सेल के साथ न्यूक्लियस का ये कोरिलेशन है कि सेल जो है, न्यूक्लियस का जो वॉल्यूम है, ठीक है, वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है किसके, साइटोप्लाज्म के वॉल्यूम से। साइटोप्लाज्म के वॉल्यूम से, वॉल्यूम ऑफ साइटोप्लाज्म इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द न्यूक्लियस, वॉल्यूम ऑफ न्यूक्लियस।
एक्चुअली इट इज़ लाइक दिस। जनरली जो है वो न्यूक्लियस 10% प्लेस ऑक्यूपाई करता है। अगर मान के चलो सेल जो है, एक टिपिकल सेल मान के चलते हैं, उसमें एक इतने साइज़ का, मतलब एक सेल है उसका 10% ही ऑक्यूपाई करता है। अगर ये सेल थोड़ा सा श्रिंक हो गया, ये हो गया इतना, तब भी ये इसका 10% ऑक्यूपाई करेगा, ये भी छोटा हो जाएगा। तो ये कुछ इस तरह से है, ठीक है। तो आगे बढ़ते हैं। न्यूक्लियस जो है वो बहुत ज़्यादा, यहाँ पे कोरिलेशन आ ही गया है तो कोरिलेशन का बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंस है अपने लाइफ में। वो कैसे कि मैं बता रहा हूँ आपको। अपना एक ये हाथ ऐसे एक्सपांड करिए, ये, और एक्सपांड करने के बाद उसको अपने चेहरे पे रख के देखिए, ठीक है। तो इट विल बी अप्रॉक्स द सेम साइज ऑफ योर ऑफ योर फेस, ठीक है। तो यहाँ पे यही इंडिकेशन है कि कोरिलेशन जो है वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस प्ले करता है कहाँ पे, लाइफ में, लिविंग ऑर्गेनिजम्स में। चार्ल्स डार्विन ने भी यही बात बोली है कि कोरिलेशन ऑफ ग्रोथ इज इन्फिनाइटली कॉम्प्लेक्स। चार्ल्स डार्विन की जो बुक है ओरिजिन ऑफ स्पीसीज, उसमें बहुत अच्छी अच्छी बातें लिखी हैं। आप चाहें तो मैं उसकी समरी ला सकता हूँ, कमेंट्स पे ज़रूर लिखिएगा कि समरी लानी है तो मैं ज़रूर ला दूंगा। ये जो है यहाँ पे लिखा है कि कोरिलेशन ऑफ ग्रोथ इज इन्फिनाइटली कॉम्प्लेक्स एंड सम एग्जाम्पल्स आर गिवन देयर। उस बुक में लिखा है कि हमेशा ये जो पहले ज़माने की बुक थी, जो ब्रीडर्स होते हैं वो बोलते थे कि जो लॉन्ग लिम्स हैं, यहाँ पे एक जिराफ का एग्जांपल ले लो, कि जो लॉन्ग लिम्स मतलब ये लेग्स हो गए, वो जो है हमेशा अकम्पनीड रहते हैं किससे, लॉन्ग नेक से, ठीक है, ये बोलते हैं वो। और फिर दूसरा हो गया कि अपने जो है द कैट विच हैज ब्लू आइज, वो तब ज़माने की बुक थी, लेकिन अभी कितने हद तक वो है नहीं पता, लेकिन उस बुक में ऐसा लिखा है, चार्ल्स डार्विन ने ऐसा लिखा है, द कैट्स विच हैज़ ब्लू आइज, ठीक है, जिन बिल्लियों के पास नीली आंखें होती हैं, वो दे आर इनवेरिएबली डीफ, दे कांट लिसन एनीथिंग। Actually it is here, those cats which have blue eyes, they can't actually listen. Here it is given in that book. So if you want then I can bring that summary to you. और भी बहुत सारे कोरिलेशन हैं, और कोरिलेशन जो है वो इतनी इम्पॉर्टेंट है कि हम जो है वो किसी चीज़ को देख के पहचान सकते हैं कि कोरिलेशन कैसे हो सकता है इसमें। जो बिना बाल वाले ऑर्गेनिज्म, मतलब कुत्तों का एग्जांपल ले लेते हैं, द डॉग्स विच हैव नो हेयर, ठीक है। डॉग्स वो कुत्ते जिनके पास बालों की कमी होती है एक्चुअली, ठीक है, बालों की कमी होती है, लैक ऑफ हेयर, कम बाल होते हैं, उनके जो होते हैं टीथ, दांत जो होते हैं वो वेल ऑर्गेनाइज्ड नहीं होते, मतलब कुछ उबड़ खाबड़ होते हैं, ऐसा उस बुक में दिया है। और ये एक लाइव एग्जांपल तो मैंने खुद दे दिया कि हाथ और फेस का, सो ट्राई ज़रूर करिएगा। और अगर ओरिजिन ऑफ स्पीसीज़ की बात खुल ही गई है तो मैं और भी बातें बता देता हूँ कि उसमें बहुत सारी अच्छी अच्छी बातें लिखी गई हैं, जैसा आप सोचेंगे नहीं वैसा टाइप का, और बहुत सारी नई बातें जानने को मिलेंगी। तो अगर आप चाहें तो समरी ला सकता हूँ, पढ़ भी सकते हैं, बाय भी कर सकते हैं, परचेज भी कर सकते हैं। तो आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे जो है न्यूक्लियस बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट रोल प्ले करता है, ये तो लाख बार बता चुका हूँ। तो फाइनली उसके स्ट्रक्चर में कूदते हैं आप। स्ट्रक्चर जो है न्यूक्लियस का अगर सरफेस से देखें तो कुछ नहीं, दोनों ही देख लेते हैं हम। ये उतना अच्छा नहीं है लेकिन काम चला हुआ है फिर भी। तो यहाँ पे जो होते हैं वो उसके न्यूक्लियर पोर होते हैं, ऐसे ऐसे, ठीक है। और इधर जो है यहाँ पे बीच में एक न्यूक्लियोलस होगा, यहाँ पे जो है वो न्यूक्लियोप्लाज्म होगा, और न्यूक्लियर सैप जो बोलते हैं हम, ये जो होगा वो पोर्स हो गए, न्यूक्लियर पोर,
ठीक। यहाँ पे जो हो गया अपना न्यूक्लियोप्लाज्म, और कैरियोप्लाज्म। दिस कैरियोप्लाज्म, ठीक है, न्यूक्लियोप्लाज्म और कैरियोप्लाज्म, क्योंकि कैरियन बोलते हैं न्यूक्लियस को, और ये हो गया अपना न्यूक्लियोलस। ठीक है, तो इसका ऊपर का स्ट्रक्चर तो हो गया। अब इसके अंदर के स्ट्रक्चर में जाते हैं कि कैसा होता है ये एक्चुअली। ओके, सो विदाउट एनी डिले, ये है अपना न्यूक्लियस। ये कुछ इस तरह से, यहाँ पे हो गया ये हो गया अपने न्यूक्लियर पोर। ठीक, यहाँ पे अपना बीच में कोई, यहाँ पे भी कुछ अंदर में स्ट्रक्चर होता है, उसको बोलते हैं न्यूक्लियोलस। यहाँ पे प्लाज्मा होता है, प्लाज्मा जिसको न्यूक्लियोप्लाज्म या फिर कैरियोप्लाज्म बोलते हैं। और उसके बाद यहाँ पे होता है क्या, जेनेटिक मटेरियल, मतलब होते हैं यहाँ पे ऐसे कुछ, उसको हम बोलते हैं क्रोमेटिन मटेरियल बोलते हैं इसको। और इसमें जो होता है यही जेनेटिक मटेरियल होता है, इसको क्रोमेटिन मटेरियल बोलते हैं। मटेरियल, ओके। सो हियर वी गो। और ये जो न्यूक्लियर मेम्ब्रेन होता है, एनवेलप, यहाँ पे ये जो मेम्ब्रेन दिख रहा है, बाइलेयर मेम्ब्रेन, वो जो है वो उसको बोलते हैं न्यूक्लियर एनवेलप और न्यूक्लियर मेम्ब्रेन। ठीक है, दोनों में से कुछ भी बोल सकते हैं। यहाँ पे जो स्पेस होता है दोनों के बीच में, उसको बोलते हैं पेरी न्यूक्लियर स्पेस। पेरी न्यूक्लियर स्पेस, ओके। तो चलिए बिना कोई डिले के हम शुरू करते हैं न्यूक्लियस का एक्सप्लेनेशन। यहाँ पे हम बाइलेयर मेम्ब्रेन बना दिए, यहाँ पे पोर्स बन गए ये, और इसके बाद यहाँ पे सबसे पहला टॉपिक जो हम स्टार्ट करेंगे न्यूक्लियस का, वो है न्यूक्लियोलस। तो न्यूक्लियोलस जो है वो बेसिकली राइबोसोम मैन्युफैक्चर करता है। राइबोसोम मैन्युफैक्चर करता है मतलब राइबोसोम खुद एक टाइप के आरएनए बोलते हैं इसको, नहीं, राइबोसोमल आरएनए। ठीक है, तो जो भी है आरएनए, तो वो एक टाइप से आरएनए से बना होता है, तो वो आरएनए न्यूक्लियोलस मैन्युफैक्चर करता है, बस इससे ज़्यादा मुझे भी नहीं पता। उसके बाद हम देख लेते हैं न्यूक्लियोप्लाज्म के बारे में। तो प्लाज्मा कुछ नहीं है, प्लाज्मा जो है वो वही है जो सेल से जुड़ा होता है, क्योंकि ये पोर्स जो हैं वो मीडियम बन जाते हैं ये न्यूक्लियस के अंदर के और न्यूक्लियस के बाहर के प्लाज्मा से जुड़ने के लिए। उसके बाद हम नेक्स्ट टॉपिक मूव करते हैं, वो होता है अपना जेनेटिक मटेरियल, दैट इज क्रोमेटिन मटेरियल। क्रोमेटिन मटेरियल क्या होता है, ये क्रोमोसोम आप सभी जानते हैं, ऐसा टाइप का स्ट्रक्चर होता है उसका। तो क्रोमोसोम जो है वो तभी वेल ऑर्गेनाइज्ड होता है, तभी इस शेप में आएगा जब एक सेल से 2 सेल बनेंगे। ठीक है, जब एक सेल रिप्रोडक्शन करता है, एक सेल से 2 सेल बनेंगे, तो उस फेस में बस जो क्रोमोसोम है वो कुछ टाइम के लिए बस ऐसा दिखेगा कि हाँ एक क्रोमोसोम है करके, मतलब पता चलेगा यहाँ पे क्रोमोसोम है करके। बाकी टाइम में, इनएक्टिव टाइम में बिल्कुल नहीं पता चलेगा। ठीक है,
और उसके बाद क्रोमोसोम जो है वो इनएक्टिव टाइम में जिस फॉर्म में रहता है उसको बोलते हैं क्रोमैटिन। ठीक है, तो क्रोमैटिन जो है वो बेसिकली क्रोमोसोम का वो स्ट्रक्चर है नॉन डिफाइंड और नॉट वेल ऑर्गेनाइज्ड बस। और क्रोमैटिन के अंदर क्रोमैटिन जो है वो कुछ नहीं है, बस डीएनए का, ये डीएनए है अपने पास। तो ये जो डीएनए है उसका बहुत ज़्यादा कंडेंस स्ट्रक्चर जब बनाता है तब जाके वो क्रोमैटिन और क्रोमोसोम बन पाता है, और कुछ नहीं है उसके अलावा। और फिर देखते हैं हम आगे न्यूक्लियर मेम्ब्रेन के बारे में, न्यूक्लियस मेम्ब्रेन के बारे में, उसके फीचर्स और उसके फंक्शन और उसके कुछ अच्छी बातें जो कि हमें थोड़ी सी हैरान कर सकती है। ठीक है, तो ये जो होता है ये बाइलेयर मेम्ब्रेन है, तो सबको पता है ये न्यूक्लियस का ये बाइलेयर मेम्ब्रेन है ऐसा कुछ। यहाँ पे बीच में पोर्स होते हैं जो कि कनेक्शन टूटने नहीं देते सेल से। फिर ये जो बाइलेयर मेम्ब्रेन होता है वो यहाँ पे कुछ प्रोटीन्स होते हैं इसके जस्ट नीचे, तो उनसे एकम्पनीड होता है, मतलब ये जो प्रोटीन्स है वो उसको स्ट्रक्चर देते हैं, ऐसा स्ट्रक्चर बनाने के लिए वो इसको सपोर्ट देते हैं, ऐसा गोला सा स्ट्रक्चर बनाने के लिए। ठीक है, और इसके बाहर में समटाइम्स देयर आर राइबोसोम्स, और यही जो है कई बार ऐसे एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम यहीं से पोर से जुड़ा होता है। तो यहाँ पे राइबोसोम जो है उसका लफड़ा ये है कि राइबोसोम तो सेल में भी होते हैं, फ्रीली घूमते हैं, तो यहाँ पे क्यों वो लोग एक्यूमुलेट होंगे? इसका लफड़ा ये है कि राइबोसोम जो है वो एक पैरासाइट की तरह जीता है यहाँ पे। मतलब तुम्हें कोई अच्छी जगह घुमाने ले जाए और कहीं पे रेगिस्तान में छोड़ दिया जाए, मतलब ऐसा है कुछ कि तुम्हें कोई चीज़ इंटरेस्टिंग मिल रही है तभी तो तुम उसकी ओर अट्रैक्ट हो गए, वैसा ही है कुछ। तो यहाँ पे ये है कि ये जो कई बार मेम्ब्रेन के ऊपर, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन के ऊपर जो राइबोसोम इकट्ठे होते हैं, या फिर एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के ऊपर, रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के ऊपर जब जो राइबोसोम हैं वो अटैच्ड इसलिए होते हैं क्योंकि वो जो होते हैं उनको कुछ मिलता है वहाँ पे, उनको चारा मिलता है वहाँ पे। चारा है अपना राइबोफोरिन नाम का एक प्रोटीन होता है जो कि उनके चारे की तरह काम करता है, मतलब ये जो है इनको खींचा चला लाता है यहाँ तक। ठीक है, और लास्ट में एक और बात ये बताई थी कि ये जो न्यूक्लियस है वो जो है पोजीशन में चेंज करता है, कब? डिफरेंट स्टेजेस में। समझा नहीं? समझा रहा हूँ। ठीक है, जब ये एम्ब्रायोनिक स्टेज में हम थे, एम्ब्रायोनिक स्टेज में जब हम थे तब जो न्यूक्लियस था हमारे सेल में वो ज्योमेट्रिकल सेंटर में था, मतलब जितना भी सेल है उसका डायमीटर के सेंटर में था, एक्यूरेट। ठीक है, लेकिन ये जो है ये डिफरेंशिएशन, मतलब जब मैच्योर होता है या फिर दूसरे सेल्स में कन्वर्ट होता है या फिर बहुत सारी ऐसी चीज़ें आती हैं, दूसरे स्टेजेस में चले जाते हैं। सेल जो है सेल डिवीज़न स्टेज में जब जाएगा, डिवाइड करेगा, एक सेल से दूसरे सेल बनेगा, तो फिर जो है इसकी पोजीशन गड़बड़ा जाती है। और फिर कुछ ऐसे सेल्स होते हैं जिसमें ये जो है पोजीशन में नीचे में रहता है, जैसे कि ये अपना ग्लैंडुलर सेल, जिस ग्लैंड मतलब जो कुछ सिक्रीट करते हैं, जो कुछ बनाते हैं बॉडी के लिए किसी सिंपल मटेरियल से, तो वो जो है वो ग्लैंडुलर जो सेल्स होते हैं जो ग्लैंड का परफॉर्म करते हैं, उनके उसमें जनरली ये नीचे में होता है, बेस पे, सेल के बेस पे होता है। जैसे कि अपना जो स्टमक है उसमें जो एपिथेलियम होता है, यहाँ पे एपिथेलियम टिश्यू हर जगह पे कवर किया है अपने जो आप देख सकते हैं, ये जो स्किन देख रहे हैं वो भी एपिथेलियम से बना हुआ है, बस इसके ऊपर डेड सेल जमा हो चुका है। ये बात है
तो यहाँ पे जो एपिथेलियम होते हैं जो कुछ सीक्रेट करते हैं, वहाँ पे वैसा ही कुछ स्ट्रक्चर होता है, और यहाँ पे जो होते हैं बेस में न्यूक्लियस होते हैं। ठीक है, तो बस इतना ही आज के लेक्चर में, और फिर मिलेंगे कभी नए लेक्चर के साथ, नया रोमांच। और कैसा लगे ज़रूर बताइए, अच्छा लगे तो शेयर ज़रूर कीजिए, और बाकी तो आप समझदार हैं ही। ठीक है, तो चलते हैं, अपना ध्यान रखिएगा।